हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज आया हूं मैं एक नए पर्टिकुलर वीडियो के साथ और ये होगा सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर कोलिजन टॉपिक तो आपने छुड़वा ही दिया वर्क एनर्जी पावर में, वो तो करवाया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। देखो, वर्क एनर्जी पावर मेरे अकॉर्डिंग मैंने खत्म कर दिया है। ठीक। जो कोलिजन टॉपिक है उसमें अपने लोगों को सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी लगाना है। अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाऊं तो पढ़ा सकता हूँ, खत्म कर दूंगा बात। बट सेंटर ऑफ मास का अगर मैं कंसेप्ट उसमें ना डालूं तो मजा सा नहीं आएगा आपको, सीरियसली। तो मैं चाहूंगा कि सेंटर ऑफ मास पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको कोलिजन पढ़ाएंगे। तो आपको मजा आएगा, तो आपको एक फील आएगी वाकई में कोलिजन होता क्या। अभी मैं जस्ट एक सिंपल बॉडी का कंसेप्ट लेके आपको समझा दूं तो मजा नहीं आएगा। मैं बॉडी का हर पार्टिकल का कंसेप्ट लेके आपको समझाना चाहता हूँ बाद में, इस टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद, सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ाएंगे। निश्चिंत रहिए, पूरा का पूरा कराएंगे। ठीक है। तो आज अपने लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्या पड़ी, क्या होता है सेंटर ऑफ मास। कोई भी मास का सेंटर, उसको सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, ऐसा है कुछ। तो लेट मी टेल यू क्या जरूरत पड़ी सेंटर ऑफ मास की और होता क्या है सेंटर ऑफ मास। देखो, अगर मैं कोई नाइफ लूं, नाइफ है ना, नाइफ मतलब बोले तो छुरी, और उसको कुछ इस तरह से फेंकूं दीवार की तरफ, तो वो ऐसे घूमती हुई जाएगी। तो वो ऐसे घूमती हुई जाएगी, बिल्कुल है ना। ऐसे रोटेट करती आगे आगे जाएगी। अब यहां पर इस नाइफ के हर पार्ट का मुझे अगर मोशन स्टडी करना है, मैं इस पार्ट का, इस पार्टिकल का, यहाँ एक पार्टिकल है सपोज, इसके पार्टिकल का अगर मुझे मोशन स्टडी करना है तो वो पार्टिकल सामने तो जा रहा है बट साथ में साथ रोटेट भी कर रहा है, साथ में साथ रोटेट भी कर रहा है। समथिंग मोशन कुछ ऐसे हो रहा होगा, कुछ ऐसे। हर पार्टिकल की बारे अगर स्टडी करनी होगी तो अगर ये कुछ मार्कर है, ठीक है, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, मार्कर मान लो चलो, ठीक है, तो उसका मोशन समथिंग ऐसा हो रहा होगा, इसका मोशन भी समथिंग ऐसा हो रहा होगा। तो मुझे हर पार्टिकल की स्टडी करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस बॉडी के हर पार्टिकल की स्टडी करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मुझे अगर इस बॉडी की स्टडी करनी है तो क्या करना है, कोई एक ऐसा पार्टिकल लीजिए जिसका एक ही मोशन हो। इसमें जैसे दो मोशन हो रहे हैं, बॉडी रोटेट भी कर रही है और सामने भी जा रही है। तो इस बॉडी का एक ऐसा पार्टिकल बताइए जो रोटेट ना हो रहा हो, सामने जा रहा हो, तो क्या होगा, वो सेंटर वाला पॉइंट होगा। तो वो जस्ट सामने जाएगा, वो जस्ट सामने जाएगा, वो रोटेट नहीं कर रहा होगा, वो सामने जा रहा होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ मास। तो अभी तक अगर आप कोई भी बॉडी, कार कंसीडर करते थे सपोज, ठीक, उसके ऊपर कोई फोर्स एफ लग रहा था, कोई वेलोसिटी वी से अगर वो मूव कर रहा था, तो एफ नेट की वैल्यू अपने लोग क्या स्टडी करते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये स्टडी करते थे ना। क्या स्टडी करते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पूरी कार का नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास का है। किसका है, सेंटर ऑफ मास। तो क्या है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट इन अ बॉडी, in a body where we say that whole mass of our body, whole mass of our body is said to be concentrated. Whole mass of our body is said to be concentrated. सारा का सारा मास अपने लोग क्या मानते हैं, सेंटर पर ही कंसेंट्रेटेड है। जैसे अगर मैं सपोज ये कहूँ, ये कोई एक मेरे पास रजिस्टर है, ठीक है, मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो एक ऐसा पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो सपोज इसके जस्ट मिडिल में, आप लोगों में से कुछ बच्चे तो इसको कॉपियों को घुमा लेते होंगे, है ना। तो घुमाने के लिए एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर ये पर्टिकुलर बुक पहले तो बैलेंस हो जाए, फिर उसको घुमाना शुरू कर देते हो। कभी कभी डंडा आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बैलेंस कर लो किसी भी बॉडी को, उस पॉइंट को अपने लोग नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं कि सारा का सारा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है। तो भाई एक केस ये हो गया, सपोज अगर एक पर्टिकुलर बॉल को मैं उठा रहा हूँ, ऐसे स्पिन करवा रहा हूँ, तो बॉल स्पिन करती हुई, बॉल स्पिन करते हुए ऊपर जा रही है, बॉल स्पिन करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक, तो ये पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पहुंचेगा। यहाँ वाला जो पार्टिकल है
यहाँ पहुंचा स्पिन करते हुए, फिर यहाँ पहुंचा स्पिन करते हुए। तो देखा जाए तो कैसे जा रहा है ऊपर, ऐसे जा रहा है ऊपर, ऐसे। तो ऐसे पार्टिकल की मुझे स्टडी करने में दिक्कत होगी। तो मैं इस बॉडी का कोई एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करूंगा जिसके थ्रू मैं इस बॉडी की स्टडी कर सकूं। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ होगा, उसके सेंटर पर होगा। उसको नाम दे दिया जाता है सेंटर ऑफ मास। तो अब स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये बॉडी मूव कर रही थी, अब इसकी वेलोसिटी पता करनी है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता करिए। इस बॉडी के एक्सेलरेशन पता करना है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करो। बात समझ में आ रही है ना, सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए अपने पास फॉर्मुलेस भी हैं जिसके थ्रू अपने लोग सेंटर ऑफ मास निकाल भी सकते हैं। अब जैसे कोई यूनिफॉर्म शेप में बॉडी है, इफ अ बॉडी is in यूनिफॉर्म शेप। जैसे सपोज अगर मैं मान लेता हूं ये कोई बॉडी है, इसकी एक यूनिफॉर्म शेप है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म शेप का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके जस्ट सेंटर पे होगा। कहाँ होगा, उसके जस्ट सेंटर पे होगा। तो उसके जस्ट सेंटर पे क्या है, उसका अपना सेंटर ऑफ मास है, जहां सारा का सारा मास मैं क्या मानूंगा, कंसंट्रेटेड। बट अगर इसके अलावा दो बॉडीज आ जाती हैं, उनका अपना अपना मास है समथिंग। उसका अपना मास मान लिया m, इसका अपना मास मान लिया m, ठीक। तो इन दोनों बॉडीज को एक रॉड के साथ सपोज मैंने कनेक्ट कर दिया कहाँ, रॉड के साथ। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर इसको उठाना है ऊपर सपोज, जहां पर ये बैलेंस हो सके, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो सर मिडिल में होगा। तो इसका मतलब अगर ये टोटल डिस्टेंस डी है तो इसका डिस्टेंस d/2 यहाँ हो गया, इसका डिस्टेंस d/2 यहाँ हो गया। तो ये सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का हो जाएगा। दो बॉडीज जब भी होंगी, ठीक है, दो बॉडीज जब भी होंगी और उनको अगर मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो दिमाग में ये बांध के रखो कि इन दोनों बॉडीज को अपने लोगों ने एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो कि रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया, अब उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, तो एक उंगली को वहां रखो जहां उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इन दोनों बॉडीज का मास सेम है, ठीक है, मास सेम है। तो बैलेंस करना है तो कहाँ होना चाहिए, मिड पॉइंट पे। तो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास d/2, यहां से भी इसका सेंटर ऑफ मास कितना, d/2, ठीक। अब मान लो कि भाई ये पर्टिकुलर मासेस डिफरेंट है, सपोज मासेस डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मास स्मॉल m और इसको मास को नाम दे दिया मैंने 3m। अब सेंटर मास कहाँ होगा, बीच में होगा, नहीं। अगर बीच में होगा, उठाने की कोशिश करोगे, 3m वाला नीचे चला जाएगा। ऐसे होगा ना, फील लेके देखो एक बार, ठीक है। सपोज मैंने रॉड के साथ लगाया और उसको उठाने की कोशिश करी बीच में से, तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। थोड़ा और शिफ्ट करा, अभी भी नीचे जा रहा है, थोड़ा और शिफ्ट करा, अब नहीं जा रहा है नीचे, अब नहीं जा रहा नीचे, अब उठ रहा है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ होगा, हैवियर बॉडी की तरफ होगा। कहाँ होगा, हैवियर बॉडी की तरफ। चलो देख लेते हैं, एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो सपोज उसका सेंटर ऑफ मास समथिंग इधर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई सेंटर ऑफ मास निकाला भी जा सकता है, तो निकालने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है। तो अगर सपोज ये y है, ये x है और दो बॉडीज है, मास m1 हो गया ये, और मास m2 हो गया ये। मैंने अभी दो प्लेन की बात करी, मतलब एक प्लेन की बात कर रहा हूँ एक्स और वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ, टू डायमेंशनल जो है आपका एक्स प्लेन की बात कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर बॉडीज की पोजीशन की बात करूं तो ये पोजीशन कॉमा क्या है, x1 y1 है। मान लो क्या है, x1 y1। इसकी पोजीशन मान लो तो क्या है, x2 y2। ये मान के चलो, अगर इन दोनों बॉडीज की ये पोजीशन है तो इनका सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता करना है तो सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, XCM, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑन x एक्सिस क्या होगा। तो फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास ऑन y एक्सिस पता करना है तो m1y1 प्लस m2y2 होल डिवाइड m2y2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है, दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास अगर आपको ढूंढना है तो उनके कहीं बीच में तो होगा ही, क्या होगा, बीच में कहाँ होगा, तो वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा XCM YCM, तो वो समथिंग ये है, तो निकालना है आपको। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। सर अगर जैसे इसका है तो चलो मैं बीच में पता चल गया कहाँ पर हो सकता है ना। तो इसका अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे,
तो एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं। सपोज अगर ये डी डिस्टेंस है और ये भी डी डिस्टेंस है, तो मैं पहले इसका निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको इसका भी निकाल के दिखाऊंगा। फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, बस फॉर्मूला ये, फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जा सकता है। यही दो बॉडीज है ना, कहीं पर भी हो सकती है। तो बेसिकली कोई भी दो बॉडीज आपके पास है, दो बॉडीज है सपोज, इन दो बॉडीज का अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, कोई एक बॉडी इनमें से कहाँ है, कोई एक बॉडी इनमें से कहाँ है ओरिजिन पर, ये मान के चलो 0,0 कहाँ है ओरिजिन पे। तो दूसरी बॉडी कहाँ होगी, डी डिस्टेंस की दूरी पर होगी। तो डी डिस्टेंस की दूरी कहाँ, आई एम मास, तो d,0 उसका कोऑर्डिनेट हो गया, d,0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया मास m वाले का, ठीक। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो भैया दो बॉडीज आपकी एक्स एक्सेस पर हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, एक्स एक्सेस पर होगा, वाई एक्सेस पे तो होगा नहीं। तो एक्स सी एम पता करिए बस। तो ये मास m1, ये मास m2, कोऑर्डिनेट x1 y1, कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक। तो एक्स सी एम की वैल्यू क्या होगी, m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां पर m1 की वैल्यू क्या होगी, m के बराबर, x1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस m2 की वैल्यू क्या है m के बराबर, और x2 की वैल्यू क्या है d होल डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो ध्यान से देखो क्या आया, m d अपॉन 2m, तो m से m कैंसिल, तो क्या आया d बाई 2। जो अपने लोगों ने फील लिया था उसको प्रूव भी कर दिया ना, क्या आया d बाई 2। अब सिमिलरली यही काम इन दोनों के लिए करके देखते हैं। तो ये मास कितना हो गया, सपोज 3m हो गया, क्या हो गया 3m हो गया, ठीक। ये मास कितना हो गया 3m। अब डिस्टेंस वही डी, तो क्या करना है, ये आपको 3m कर देना है, ये नीचे m और ये 3m हो जाएगा। तो कितना आएगा 3m अपॉन अपॉन 4m, m से m कैंसिल, तो क्या मिला, क्या मिलता है 3d अपॉन 4। तो ओरिजिन ये था ना 0,0, तो 0,0 से कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये आपका है 3d अपॉन 4 की दूरी पर है। कितना दूरी है 3d अपॉन 4 की दूरी पर। अगर ये पूछ लेते भाई सेंटर ऑफ मास बताइए 3m से कितनी दूरी पर है, तो भाई 3m से आपकी जो दूरी है वो कैसे निकालोगे, तो अगर ये r1 है सपोज, ये r2 है, तो आपको r2 पूछा हुआ, तो d माइनस 3d/4 भी कर सकते हैं, एक काम तो ये भी कर सकती हो। या फिर क्या करोगे, तो उस समय 3m को ओरिजिन पे लीजिए, 3m को ओरिजिन पे लीजिए और m को उधर ले जाइए, तो वही सेम आएगा जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो d/4 आ जाएगा उस केस में, एक्सीएम की वैल्यू ऑटोमेटिकली d/4 आ जाएगी। चेक करो जल्दी से एक बार। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको भी, ताकि आप भी करने की कोशिश करो, और जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो आपने दोबारा तो करना ही है, और साथ में साथ असाइनमेंट में जरूर अटैच कर देंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, यह है आपके पास एक क्वेश्चन, ये आपके पास वाई एक्सेस, ये आपके पास एक्स एक्सेस, ये आपके पास जेड एक्सेस, और आपने क्या करा, दो बॉडीज ली, एक ये और एक ये। इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है 3m मान लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट रख दिया 1,2 सॉरी सॉरी 1,0, और इसका रख दिया आपने 2,0, ठीक है। फाइंड सेंटर ऑफ मास, जब दोनों की दोनों बॉडीज एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स होना चाहिए। ये मास अगर m1 है तो x1 y1, ये मास अगर m2 माना जाए तो x2 y2। तो y1 और y2 तो जीरो ही है, तो ycm तो ऑटोमेटिकली जीरो ही होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक्सीएम की बात करें तो m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक। m1 का मास m इंटू x1 1 प्लस m2 का मास 3m इंटू x2 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज m प्लस 3m बिकम्स व्हाट 4m। तो m प्लस इधर क्या आया 6m और कितना आया 7m अपॉन 4m, ऑटोमेटिकली इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 7/4।
तो एक्सीएम की वैल्यू कितनी आई 7/4। तो कोऑर्डिनेट इसका पूरा पूरा एक्सीएम कमा वाईसीएम जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 7/4 कमा 0। तो 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो कहीं बीच में होगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 और 1 के बीच में होना चाहिए था, बिल्कुल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ये भी आपने करना था खुद ही। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा टफ कर देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा टफ करेंगे बस। ठीक है, एक बॉडी यहाँ रखी हुई है, एक बॉडी यहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये है 1,0,2 पे और ये है 3,0 पे। ये मास है m/2 और ये वाला मास है 3m/2। ठीक है, और ये ओरिजिन है 0,0। इसके बीच में सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो जाहिर सी बात है आपको ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, कहीं इनके बीच में आना चाहिए, इस लाइन पे ही आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। तो XCM की वैल्यू m1x1 प्लस m2x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आप करेंगे। फॉर्मूला YCM के लिए भी आपको पता है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए और फिर आप उसको सॉल्व करिए जल्दी से। ओके, अब देखो मैं करता हूँ, आपने कर लिया होगा। तो m1 की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर इसको m1 रख दो और इसको m2 रख दीजिए। जो m1 वाला है उसी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 रखना। ये चीज आप सबसे बड़ी गलती आप यही करोगे कि इसको जल्दबाजी में m1 रख दिया, इसको x2 y2 रख दिया। अगर ये करा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको m2 रख दिया, इसको x1 y1 रख दिया, ना 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 ना, ये नहीं करना है, ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। m2 ये अगर ये है तो m2 के साथ उसी के कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए m1 की वैल्यू कितनी m/2, x1 कितना है 0 प्लस, मेरे हिसाब से आप डायग्राम ड्रॉ करिए जल्दी से, वैल्यूज को पुट कर दिया करिए m2 x1 y1, ये वैल्यूज को ब्लड कर लिया करिए डायग्राम में, बहुत आसानी हो जाती है। m2 की वैल्यू 3m/2। ठीक है, इनटू x2 क्या है 3 होल डिवाइडेड बाय m1 कितना था, ध्यान से देखिए m/2 और प्लस 3m/2। यहां से एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो कितना आया, ये तो 0 हो जाएगा 9m/2 और नीचे क्या है m प्लस 3m 4m हो गया वो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 किसकी एक्ससीएम की होगी। वाईसीएम की वैल्यू जल्दी से निकाल के यहाँ आंसर आप पुट कर देंगे और मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे वो। सपोज कोई एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको समथिंग यहाँ पर, ठीक, और ये है मान लिया जाए 1,5 और ये है 3,2 और मास है m और ये है 2m। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये है 0,0 1 2 3 4 5। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। अब देखो ये तो होगी दो बॉडीज की बात, दो बॉडीज की बात होगी तो आप ऐसे कर लोगे, बट इन केस अगर वो बात करते हैं किसी एक सिंगल बॉडी की, सिंगल बॉडी का मतलब हो गया कोई ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई स्क्वायर की बात करते हैं, मान लिया गया कि अगर कोई तीन बॉडीज इस ट्रायंगल पे रखी हुई है, उन्होंने ये बोला 3m m और 2m ये बोला, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, क्या बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहने का मतलब हर साइड की लेंथ क्या होगी सेम होगी, ये बोल रहे हो। तो इनसे क्या केस आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, एक केस ये कराएंगे, दूसरा केस कराएंगे स्क्वायर वाला, कि एक स्क्वायर है, ठीक, और स्क्वायर में सारे के सारे मासेस है ना, ठीक, और ए ही साइड ऑफ स्क्वायर है, ठीक, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालिए। ये जो बॉडीज यहाँ पर रखी हुई है ना, ये जो बॉडीज यहाँ रखी हुई है इनका सेंटर ऑफ मास निकालिए, ये बॉडीज यहाँ रखी हुई है, जो बॉडीज जो जहाँ जहाँ रखी हुई है, ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सिंपल सा काम एक करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी को पकड़ के ओरिजिन पे ले जाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक बॉडी को पकड़ा ओरिजिन पे ले गया, ये बॉडी को किसी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ा मैंने ओरिजिन पे ले गया, ठीक। अब ओरिजिन पे लेके जाने के बाद क्या करना है, बाकी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, क्योंकि एक का कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल ही गया 0,0, मास कितना है m। अब इसकी साइड कितनी है a,
जब ए साइड है और एक्स एक्सेस पे है तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। सिंपल। अब अब ध्यान से देखो, ये ए है, ये भी ए है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा तो ये ए बाय टू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मुझे यहाँ का भी तो कोऑर्डिनेट चाहिए। जब यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे इसके, ये एक्स एक्सेस तो पता चल चुकी है कितनी है, ए बाय टू। भाई मुझे वाई एक्सेस तो चाहिए ना, वाई एक्सेस बोले तो ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी। ठीक, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास बेस है, मैं परपेंडिकुलर निकालूँ तो परपेंडिकुलर निकालने का तरीका अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या मिला, अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, कितना आएगा, ए आ गया बाहर, टू रूट ए रूट थ्री अपॉन टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम नॉट रॉन्ग, तो ए रूट थ्री अपॉन टू। तो भाई यहाँ का मास है, यहाँ का मास है, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। अब इसका सेंटर मास निकालना है तो पहला काम क्या करो, नाम भी लेट कर लो, m1 ये x1 y1, m2 ये x2 y2, m3 ये x3 y3। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब आपको एक्सीएम निकालना है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं ध्यान से देखिए एक्सीएम निकाल के दिखाऊंगा, वाईसीएम आप खुद करेंगे भाई। तो m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या है m, x1 की वैल्यू क्या है 0, m2 की वैल्यू, m2 इसको माना है तो m इंटू x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू a, m3 की वैल्यू, m3 की वैल्यू m, x3 की वैल्यू a बाई टू, होल डिवाइडेड बाय सारे के सारे m है तो हो जाएगा 3m। अब इन दोनों को ये सॉल्व कर लें तो 2 एज एन एलसीएम आ जाएगा, तो 2ma प्लस ma होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3m इन डाउट, तो कितना आएगा, ये ऊपर हो जाएगा 3ma डिवाइडेड बाय 6m, तो ये 2 सा m से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a बाय एक्सीएम की वैल्यू आ गई a बाय, एक्सीएम की वैल्यू आ गई a बाय 2। सिमिलरली वाईसीएम की वैल्यू आप निकालोगे तो ये समथिंग a बाय 2 की इस लाइन पर कहीं ना कहीं आएगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड है ना, तो आप निकाल सकते हैं। हो सकता है सेंट्रॉइड हो जाए, कुछ भी आ सकता है, आपने आप निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे हुए मासस का सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर के केस में क्या हो रहा है, तो वही सेम काम करिए ना, वही सेम ट्रिक। क्या, ये सारे के सारे जितने भी है कोई एक पकड़िए ओरिजिन पे ले जाइए, तो अगर ये ओरिजिन पे आएगा तो ए की दूरी पर मास एम ये आ गया, ए की दूरी पर मास एम ये आ गया, और यहां से ए और यहां से ए की दूरी पर मास एम ये आ गया। ठीक, यहां से ए और यहां से ए का मतलब ए कॉमा ए, ओके, यहां से ए का मतलब ए कॉमा जीरो, यहां से ए का मतलब जीरो कॉमा ए, कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए भाई, जीरो कॉमा जीरो, मासेस भी हैं, ये एम ये एम ये एम ये एम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मास m1 हो गया ये आपके पास, मास m2 हो गया ये आपके पास, मास m3 हो गया ये आपके पास, मास m4 हो गया ये आपके पास। जैसे मासेस वैसे कोऑर्डिनेट्स, m1 वाले के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, m2 वाले के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, m3 वाले के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, m4 वाले के कोऑर्डिनेट्स x4 y4, कोई डाउट नहीं। तो सिमिलरली एक्सीएम का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा जितने कोऑर्डिनेट्स बढ़ते रहेंगे उतने पॉइंट्स इधर, मतलब उतने का एडिशन आप करते रहोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्लियर, तो ये एक्सीएम की वैल्यू आ गई। एक्सीएम निकालने के बाद आप वाईसीएम निकालोगे तो वाईसीएम का भी यही सेम फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ा और टफ करें, कर देते हैं, कर देते हैं भाई, टफ करने के लिए तो हम बैठे हैं। यूनिफॉर्म शेप में बॉडी है तो सर्कल है या डिस्क है या स्फेयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है,
उन सब के सेंटर ऑफ मासेस कहाँ होंगे, सेंटर पे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर समथिंग दो बॉडीज इस तरह से गिवन है, मास m1 ये हो गया भाई, ठीक है, मास m2 ये हो गया, ठीक है, और इनके बीच में कोई दूरी हो जाए r, तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब अगर इसको मैं ओरिजिन पे मान लेता हूँ 0,0, तो ऑटोमेटिकली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, r,0। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैं इनको प्लेस कर रहा हूँ एक प्लेन में, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी, तो ये हो गया 0,0 और x एक्सेस है, तो x एक्सेस का डिस्टेंस कितना r, और y में है नहीं तो ये 0 हो गया ऑटोमेटिकली। अब इसका सेंटर ऑफ मास समथिंग मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है m1 से वो r1 की दूरी पर, m1 से वो r1 की दूरी पर, ठीक, तो m2 से वो कितनी दूरी पर होगा, सपोज r2 की दूरी पर। अगर मैं XCM निकालना चाहूं तो XCM की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या मिलता है मुझे, m1, ठीक है, इंटू ये अगर x1 है ये y1 है तो m1 इंटू 0 प्लस ये m2 x2 इंटू y2, तो m2 इंटू x2 कितना है r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो XCM की वैल्यू कितनी आ गई, XCM की वैल्यू आ जाती है m2r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ये पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू m1, विद रिस्पेक्ट टू m1, मतलब कहने का मतलब है कि m1 से ये r1 की दूरी पर है, m1 से ये r1 की दूरी पर है, कहने का मतलब ये r1 की वैल्यू है आपके लिए। बट अगर मुझे ये सेंटर ऑफ मास m2 के विद रिस्पेक्ट निकालना होता तो मुझे सिंपल सी बात है, क्या करना होता, इसको 0,0 मानना होता और इसको r,0 मानना होता। तो उस केस में अगर ये आपके पास सपोज आया है r1, r1 इज इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2, तो सिमिलरली r2 की वैल्यू क्या आ जाती, r2 की वैल्यू आ जाती m1 r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक, अब आप एक चीज खुद सोच के देखिए कि अगर मैं m1 को r1 से मल्टीप्लाई कर दूं और m2 को r2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं उन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, क्या मैं उन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, ये r1 है इसको यहाँ पुट करके देखो, ये r2 है इसको यहाँ पुट करके देखो, तो क्या ये दोनों इक्वल है, मुझे तो लग रहा है। कैसे, देखो r1 की ये वैल्यू वहां पुट करके देखिए, तो m1 इंटू r1 की वैल्यू क्या है m2r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली m2 एज इट इज, मैंने r2 को पुट करा तो क्या मिला m1r होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल रहा है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। इसका यूज कहां हो सकता है सर, बिल्कुल अभी बता रहा हूं मैं, m1r1 इज इक्वल टू m2r2 भी आप यूज कर सकते हो। एक चीज भी होगी, एक रिलेशन आपको और मिल गया भाई, कि जब भी दो बॉडीज हैं किसी डिस्टेंस अपार्ट पर, ठीक है, और आपको दे रखा है एक सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, और उन दोनों में से कोई एक डिस्टेंस दे रखा है, सपोज एक डिस्टेंस दे रखा है सपोज 2 सेंटीमीटर, ये 2 kg, ये 4 kg, बट ये नहीं दे रखा ये कितनी दूरी पर है, ये नहीं दे रखा ये कितनी दूरी पर है, तो अभी तक के बताए हुए फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग आप ये नहीं निकाल पाओगे, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। m1 पता है, m2 पता है, r1 पता चल चुका है, और r2 की वैल्यू आप निकाल लो, आसान हो गया बहुत। ठीक है, तो सपोज एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको करवा देते हैं कि इफ टू बॉडीज ऑफ 4 kgs and 8 kgs are placed at certain distance apart, we don't know, but we know that the center of mass one body is 2 centimeter from 4 kgs, 4 kg का सेंटर मास यहाँ पर समथिंग सेंटर मास कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो आपको ये दूरी पता करनी है कितनी है, तो अगर ये r1 है तो जाहिर सी बात है ये r2 होगा, और अगर इसको मैं r मान लेता हूं तो r की वैल्यू r1 प्लस r2 होनी चाहिए, तो मुझे क्या पता करना है, मुझे r2 पता करना है। बहुत से बच्चों को तो पता चल चुका होगा क्या करना है, वो फॉर्मूला लगा के r2 निकालना है, r1 प्लस r2 कर देना है और आंसर आ जाना है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर ये रिलेशन याद रहेगा तो ही तो है,
दिक्कत तो यही है, हमें याद ही नहीं रहती ये रिलेशंस। क्यों? हमारी बुक्स में बस एक ही फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, वो है एक्सीएम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2, बार बार इसी का जिक्र हो रखा है। और हमारा दिमाग इतना यूज टू हो जाता है इस फॉर्मूले के लिए कि हम इन क्वेश्चंस में भी यही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आपका दिमाग क्या करेगा, 4 kg को ओरिजिन पे ले जाओ, ये कोई डिस्टेंस होगा समथिंग, कुछ भी r मान लिया जाए, और उसको यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो नहीं निकलने वाला है। उसके लिए आपको ये छोटा सा जो रिलेशन मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको सिंपली क्या करना होगा उस केस में, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 का रिलेशन यूज करेंगे। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, R1 की वैल्यू पता है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि R2 भी ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है सेंटीमीटर्स में। M2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू R2, तो 4 2 जा 2 1 जा, तो ऑटोमेटिकली R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो R2 की वैल्यू भी आ गई 1 सेंटीमीटर, ये R2 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, टोटल R की वैल्यू 1 + 2 विल बिकम 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब अगर इसी के टाइप के कुछ और क्वेश्चंस की मतलब शिफ्टिंग कर दें, बॉडीज की शिफ्टिंग कर दें, तो क्या सेंटर ऑफ मास के ऊपर चेंज आएगा? तो क्या सेंटर ऑफ मास के ऊपर चेंज आएगा? सपोज क्वेश्चन है कि 2 बॉडीज, वही जिससे मेरा बहुत प्यार है, 4 kg और 8 kg लेता हूं मैं सपोज, और कहा गया कि 8 kg शिफ्ट, 8 kg शिफ्ट 2 सेंटीमीटर ऑन राइट, ऑन राइट, then how much should 4 kg shift, 4 kg shift, so that center of mass do not shifts, center of mass do not shifts। अब ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको आपकी पब्लिकेशंस वाली बुक्स में मिलने वाले हैं, ट्रस्ट में। हाँ, हो सकता है कंपटीशन सेक्शंस में आपको मिल जाए, यहाँ आपको एमसीक्यू में लगाने के लिए आ सकते हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज होने वाला, सेंटर ऑफ मास डू नॉट शिफ्ट। बट आपने इसको शिफ्ट कर दिया तो दिमाग आपका इतना घूम रहा होगा, जब इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो ये सेंटर मास फिक्स कैसे रह सकता है? तो उन्होंने पूछा क्या, देन हाउ मच शुड 4 kg शिफ्ट, तो उसको भी इतना शिफ्ट कर दो ताकि सेंटर ऑफ मास फिक्स रह सके। तो भाई अगर मैं मान लेता हूं ये आपका एक्स एक्सिस पे है, तो XCM will be equal to m1 x1 plus m2 x2 whole divided by m1 plus m2। तो अगर x1 चेंज हो तो x2 को भी चेंज होना पड़ेगा विदाउट एनी चेंज इन XCM, विदाउट एनी चेंज इन XCM। तो वो चेंज ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपको बता देगा। तो सिंपली क्या करो ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो डेल डी XCM इज इक्वल टू m1 डी x1 प्लस m2 डी x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जो चेंज हो सकते हैं उन्हीं को तो डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी कांस्टेंट है उनको एज इट इज रहने देंगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये चेंज बता रहा है। तो d को डेल एक्सीएम से मैं इंटरचेंज कर दूं, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। भाई मुझे इसका चेंज पता है, मुझे इसका चेंज पता है, मुझे इसका चेंज नहीं पता है। इसका तो चेंज निकालना है, x2 किसका चेंज है 4 kg वाले का। अगर मैं m2 इसको मानता हूं तो डेल x2 इसका चेंज होगा, मैं m1 इसको मानता हूं तो डेल x1 इसका चेंज होगा। तो भाई डेल x1 जो चेंज है 8 kg का, इसको क्या मानूं, पॉजिटिव मानूं 2 सेंटीमीटर का या नेगेटिव मानूं 2 सेंटीमीटर, आपके हाथ में। साइन कन्वेंशन बेटा आपके हाथ में, आप क्या लेके चलते हो। तो टूवर्ड्स राइट बॉडी जा रही है तो टूवर्ड्स राइट आपका प्लस का x होता है, तो भाई इसको प्लस का 2 ही लेके चलो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी किसी की तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ऑटोमेटिकली डेल x2 अपने आप आ जाएगा, पॉजिटिव आना होगा या नेगेटिव आना होगा। बट डेल XCM जो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, क्या चेंज हो रहा है सेंटर ऑफ मास? नो, तो ये तो जीरो, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। मास m1 8 kg, डेल x2 का चेंज 2 सेंटीमीटर, m2 का चेंज 4 kg, डेल x2 निकालना है होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 4 + 8 कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो भाई 12 × 0 0, कोई दिक्कत नहीं।
तो माइनस का 16 इधर आया, माइनस का 16 इज इक्वल टू 4 डेल x2, या डेल x2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 4। ओके, माइनस का 4 क्या है? अब फील लेके देखो थोड़ी सी, ये बॉडी अगर उधर जाती है इसको वहीं रहना, ये बॉडी अगर उधर जाती है इसको वहीं रहना, तो इस बॉडी को इधर जाना चाहिए ना, नहीं ना, इसको इधर आना चाहिए। इधर आना है तो कितना आना है, अगर वो 2 गया तो इसको कितना शिफ्ट होना है, 4। माइनस साइन ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इसको इधर शिफ्ट कर दो, कितना शिफ्ट कर दो, माइनस का 4 सेंटीमीटर, ताकि ताकि अगर शिफ्टिंग नहीं है तो मैं इसको यहां से उठा रहा हूं तो ये बैलेंस हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं है 8 केजी और 4 केजी को यहां से उठा रहा हूं तो ये बैलेंस हो रहा है। अगर 8 केजी को 2 सेंटीमीटर से इधर शिफ्ट कर दिया, मैं उठाने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, ये नीचे गिर जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बैलेंस करके रखना है, सेंटर मास को शिफ्ट नहीं होने देना है। तो 4 केजी को इधर 4 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दो और फिर इसको यहां से उठाने की कोशिश करो अपने सेंटर मास से, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो चुका होगा। इस तरह से आगे एक इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, सेंटर मास शिफ्ट नहीं हुआ तो ये कंसेप्ट, यही सेम कंसेप्ट। अगर सेंटर मास भी हम शिफ्ट कर देते हैं, अगर सेंटर मास भी हम शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा। तो सपोज अब थोड़ी वैल्यूज चेंज कर लें, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ये 3 केजी हो गया, ये 6 केजी हो गया, ठीक है, और शिफ्ट कर रहा है सपोज 3 सेंटीमीटर से राइट पर, देन हाउ मच शुड 3 केजी शिफ्ट सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स बाय 1 सेंटीमीटर ऑन राइट। ले होगा सेंटर मास भी आपका 1 सेंटीमीटर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब आपको पता करना है कि आपका ये पर्टिकुलर M2 कितना शिफ्ट हो। तो वही सेम चीज करो यार, डेल एक्स सी एम इज इक्वल टू M1 डेल x1 प्लस M2 डेल x2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। मैं तो कहूंगा शिफ्टिंग के लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, सबसे आसान शिफ्टिंग के लिए। अब ऑटोमेटिकली आप चेंज देखिए, सेंटर ऑफ मास का चेंज कितना है, 1 सेंटीमीटर, कितना है राइट, राइट में क्या है प्लस, तो क्या आएगा +1। M2 किसको माना है, 6 केजी वाले को, उसकी शिफ्टिंग कितनी है, कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्या लूं, प्लस का माइनस का, प्लस का, ऑब्वियस है राइट, तो प्लस का 3 प्लस M2 की वैल्यू कितनी 3 केजी। डेल एक्स टू कितना पता ही नहीं है, ये तो निकालना है, डेल एक्स टू होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 दैट इज 3 + 6 दैट बिकम्स व्हाट 9। अब इसको इधर शिफ्ट करा, 9 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 डेल x2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 3 डेल x2, तो डेल x2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 3। तो कहने का मतलब ये इधर शिफ्ट हुआ, सेंटर मास में इधर शिफ्ट हो गया, तो अब इसको यहां से इधर कितना शिफ्ट होना है, माइनस का 3, कहने का मतलब इधर की तरफ शिफ्ट होना है। तो कुछ इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो मेरा भाई, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोटेशनल मोशन भी तभी समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास अगर आप समझोगे तो, क्लियर है। नाउ अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बेसिस पर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बेसिस पर, कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर डिस्क है आपके पास, सपोज कोई डिस्क है ना, और उस डिस्क का टोटल मास गिवन है क्या, कैपिटल है, और उसका रेडियस गिवन है कितना, कैपिटल है। आपको अगर कोई डायरेक्टली पूछ ले कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो वेरी इजी, क्या सेंटर पर होगा, कहाँ होगा, सेंटर पर होगा। बट अगर कोई आपको ये बोल दे कि एक डिस्क इसमें से रिमूव कर दी गई है, एक डिस्क इसमें से रिमूव कर दी गई है, ठीक, एक अगर डिस्क इसमें से रिमूव कर दी गई है और उसका जो डायमीटर है वो कैपिटल आर है, वो कैपिटल आर, तो अब बताइए ये पर्टिकुलर डिस्क का जो रिमेनिंग डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा और कहां होगा, कितना क्या कहां होगा ये पता करना होगा। तो एक बात आप खुद सोचिए, ओरिजिनली इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन था, दैट इज 0,0, बिल्कुल था, ये पार्ट को रिमूव कर दिया गया, तो ओरिजिन से इस समय इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, 0,r/2, सॉरी r/2, 0, r/2, am I right, yes, r/2, 0, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r/2, तो r/2, 0 इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। तो जो पार्ट को रिमूव करा गया है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उसी पार्ट को माइनस कर दिया जाता है, जैसे m1 x1 है,
इस पार्ट को रिमूव करा तो माइनस कर देना इसी पार्ट को, तो माइनस का m2x2 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 सॉरी m1 प्लस m2। क्लियर। अब सेंटर ऑफ मास को यहां से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो m1 की वैल्यू सर आपने बताया था m है, ठीक। m2 की वैल्यू तो नहीं पता ना, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा होगा अ डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। क्लियर। तो उसकी जो डेंसिटी होगी हर जगह सेम होगी, तो डेंसिटी जो सिग्मा है उसको अगर मुझे निकालना है तो सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया, टोटल मास पर यूनिट एरिया विल बी सेम। तो टोटल मास कैपिटल एम, टोटल एरिया कितना, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये जो डेंसिटी है ये सेम होगी, ठीक। अब अगर मैं इस कैपिटल एम की यहां पर वैल्यू देखूं तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, सिग्मा पाई आर का स्क्वायर, सिग्मा पाई आर का स्क्वायर है। डेंसिटी मिल चुकी है, तो डेंसिटी को उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जितने का मास चाहिए, जितने पर्टिकुलर एरिया का मास चाहिए तो डेंसिटी को उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनडायरेक्टली आई हैव द वैल्यू ऑफ m1, तो m1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा पाई आर का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे m2 की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, जितनी डेंसिटी है उस डेंसिटी को उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जिसका मास चाहिए, तो मुझे इस एरिया का मास चाहिए, तो इस एरिया का मास, तो ये एरिया कितना है, पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। अब m1 और m2 को इसमें पुट कर दिया जाए तो xcm विल बी इक्वल टू m1 की वैल्यू सिग्मा पाई आर का स्क्वायर इनटू x1, x1 क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 और y2, x1 क्या है 0, माइनस m2 की वैल्यू, m2 कितना है, सिग्मा पाई r बाय 2 का होल स्क्वायर इनटू x2, तो x2 की वैल्यू कितनी, r बाय 2 पुट कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज सिग्मा पाई r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा पाई r बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या है, माइनस का सिग्मा पाई r का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर बाय 2 होल डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4, ठीक। सिग्मा पाई से सिग्मा पाई कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन बस, फिर इसके बाद अपने लोग कर देंगे छुट्टी। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बस, और सेंटर ऑफ मास के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने आपको इसने ही करवा दिए। अब मान लो भाई कोई बड़ी सी डिस्क, कोई बड़ी सी डिस्क है, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर का, मान लीजिए कितने का, 28 सेंटीमीटर का। अब इसमें से एक सर्कल रिमूव हुआ, एक डिस्क रिमूव हुई, एक डिस्क इसमें से रिमूव हुई, एक डिस्क इसमें से रिमूव हो चुकी है, और उसका अपना जो पर्टिकुलर रेडियस है, इसको 21 मानो, और 28 सेंटीमीटर आपका कुछ रिमूव हुआ, ये 28 सेंटीमीटर का ये रिमूव हो गया। नहीं यार क्या कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। ठीक है, ओके ओके, ये 28 सेंटीमीटर ही है, ठीक। और ये वाली जो डिस्क रिमूव कर रही है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर समथिंग यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया 21 सेंटीमीटर, ठीक। और जो बड़ा वाला है उसका रेडियस मैं मान लेता हूँ 28 सेंटीमीटर से, ठीक। अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर मैं ये ओरिजिन कंसिडर कर लेता हूँ 0,0, तो 21 सेंटीमीटर वाला जो डिस्क है ओरिजिन से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, समथिंग ये उसके अपने सेंटर पर, तो वो कितना है 7,0, कितना है 7,0। अब आपको क्या करना है, वही सेम सिग्मा का पता करना है, तो टोटल मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर कितना
उसका रेडियस कितना है, m अपॉन पाई 28 का स्क्वायर। तो मास अगर m1 आपको पता करना है तो सिग्मा पाई 28 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली अगर आपको इस डिस्क का मास पता करना है तो m2, तो डेंसिटी सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके एरिया के साथ। इसका एरिया कितना है, पाई 21 का स्क्वायर। m1 m2 पता चल गया। आपके पास x1 y1 और x2 y2 ऑलरेडी है, ठीक। तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है xcm का। तो m1 x1 माइनस करना है m2 x2 वाले को, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो भाई m1 की वैल्यू ये पुट करो, m2 की वैल्यू ये पुट करो, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ये 0, ये पुट करो। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 7, ये पुट करो। और m1 m2 को यहाँ पर आप पुट करके आंसर आप इसका निकाल सकते हो। आंसर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है माइनस का 9 सेंटीमीटर आना चाहिए, मतलब इधर शिफ्ट हो जाए। इधर जब इधर शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली 0,0 से जो भी चीज इधर जाएगी तो वो माइनस में आएगी, तो आपका आंसर -9 आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, इतने टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए वैसे ही क्वेश्चंस ट्राई करिए बस, और आपका सेंटर मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो सही लगी है, ठीक है। अगर लगी है तो थैंक यू सो मच, और नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट।